कल का होमवर्क हुआ है? कल का होमवर्क? हाँ। तुम लोग? हाँ। ठीक है। नीट वाले किए हैं क्या? नीट वाले होमवर्क किए हैं? हाँ, जो मैंने दिया था। हाँ। किसका? बिगनर बॉक्स का किए हो? ठीक है, ठीक। ठीक है, बाकी बाकी लोग, तुम प्रीति? हाँ। चलो ठीक है। हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और कल क्या क्या हम लोग किए थे? इम्पल्स क्या होता है? हाँ। इनर्शिया, इनर्शिया अलग है, इम्पल्स अलग है। हाँ, इनर्शिया किए थे। मोमेंटम। हाँ। हाँ। इम्पल्स। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो उसी से रिलेटेड। ठीक है, कल कई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक बॉल है, लेट अस से वो आ रही है और दीवार पे हिट कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से हिट कर रही है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। किस एंगल पे हिट कर रही है? 45 डिग्री एंगल पे। ठीक। कह रहा है कि ये 90 डिग्री से रिबाउंड कर रही है, आ रही है और 90 डिग्री से ऐसे चली जा रही है। तो तुम्हें बताना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तुम्हें क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? बॉल है 0.2 kg का। किस वेलोसिटी से आ रही है? 25 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ऐसे आ रही है। और हिट करके एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये एंगल दे रखा है और हिट करने के बाद किस एंगल पे जा रही है? ये 90 डिग्री है। ये सब एंगल वैंगल दे रखा है। ठीक। 25 मीटर पर सेकंड से आई और उसी उसी वेलोसिटी से आई थिंक वापस जा रही है। क्या हुआ? बॉल 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 हिट कर रही है और इसी वेलोसिटी से वापस चली जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से। ठीक। तो तुम्हें बताना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। हाँ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, ये बताना है, ये तुम्हें बताना है। ठीक है। पहले पहले तुम लोग सोच लो। ठीक है, 1 मिनट की क्या करने वाले हो? चेंज इन मोमेंटम बताना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, बस इतना बताना है। हाँ। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बताना है। मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम माइनस मोमेंटम इनिशियल। 25 मीटर पर सेकंड से आया और 25 मीटर पर सेकंड से चला गया इधर। हम्म। ठीक है, एक आंसर आया। और कोई? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो, तुम श्वेता। हाँ। उतने से ही आ रहा है, उतने से ही जा रहा है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक। क्या कह रहे हो तुम लोग? वो तो तुमने आंसर देख के बस बोल दिया। ठीक है। देखो, मोमेंटम। अब अच्छा एक बात बताओ। हाँ चलो, इसने कुछ कुछ एक्स्ट्रा सोचा कि एंगल क्यों दिया है, ये भी सोच रही है ये। ठीक है। एंगल क्यों दिया है 45 डिग्री? ठीक। एक बॉल इधर से आई 25 मीटर पर सेकंड से। थोड़ी देर बाद वो 25 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है। चेंज इन मोमेंटम कितना है? अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रही है, चेंज इन मोमेंटम कितना है? जीरो है। ठीक। डेल्टा पी लिखते हैं, डेल्टा पी बराबर जीरो है। अब देखो 25 से आ रही है। मान लो मास 1 kg है, ठीक है, मान लो मास 1 kg है। और 10 से कुछ हुआ जिसके कारण उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है?
ठीक है, -15 कर देते हैं, क्योंकि फाइनल फाइनल ये होगा और इनिशियल ये होगा। ठीक, अब 25 से आया और लेटर से रुक गया, चेंज इन मोमेंटम कितना है? -25। अब 25 से आया और वापस चला गया 25 से, चेंज इन मोमेंटम कितना है? तो क्या ये केस और ये केस बराबर हैं? कितना है? -50। समझ में आया? हाँ, आखिरी वाला नहीं आया। आख आखिरी वाले में मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल करते हो, मोमेंटम फाइनल कितना है? -25 माइनस मोमेंटम इनिशियल कितना है? 25। मोमेंटम इनिशियल 25 है ना, -50। ठीक है, ये दोनों केस इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे जो जीरो कह रहे हैं वो ये दोनों केस इक्वल तो नहीं है। ठीक, जो 25 से आया और 25 से चला गया, ठीक है, यानी कि इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा, तभी तो ये हुआ है। 25 से आया 25 से चला गया, नो फोर्स, नेट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम का होता है, फोर्स होता है। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स लगा होगा। ठीक, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, फोर्स लगा होगा। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, देखो 25 से उसको जीरो किया और फिर जीरो से -25 उधर किया, तो ज्यादा फोर्स लगा लगा ना। पहले ऑब्जेक्ट को रोका, ऑब्जेक्ट आ रही है उसको रोका, अब रोक करके फिर उधर उसको ढकेल दिया, उतने ही वेलोसिटी से ढकेल दिया, फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुई है इधर। ठीक है, ये भी कुछ उसी टाइप का है, तुम लोग को इतना हिंट मिल गया होगा, ये भी कुछ उसी टाइप का है। अब तुम्हें बताना है। ठीक, हम एक और हिंट दे दे रहे हैं। ठीक है, तुम क्या करो, मोमेंटम का दो डायरेक्शन है, एक एक्स में और एक वाई में। मोमेंटम एंगल दिया हुआ है ना, तो मोमेंटम का दो डायरेक्शन हो गया, एक तुम्हारा एक्स में हो गया और एक तुम्हारा वाई में हो गया। ठीक, तुम देखो चेंज इन मोमेंटम एक्स में कितना है, चेंज इन मोमेंटम वाई में कितना है, और लिख करके हमें बताओ। समझ में आ गया? मोमेंटम का दो डायरेक्शन है, एक एक्स में और एक वाई में, तो तुम्हें चेंज इन मोमेंटम एक्स में निकालो और चेंज इन मोमेंटम वाई में निकालो। इसको चार्जिंग में लगा देना। समझ में आ रहा है कि क्या करना है? चेंज इन मोमेंटम एक्स में निकालो और चेंज इन मोमेंटम वाई में निकालो। अरे, एंगल वेंगल सब दे रखा है ना, ये एंगल दे रखा है, ये 45, तो ये 45। ठीक, ये 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा, एम वी साइन थीटा, वापस भी जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे भी एंगल निकाल लो, एक एम वी कॉस थीटा एक एम वी साइन थीटा हो जाएगा। तो वाई में देखो कितना चेंज हो रहा है और एक्स में देखो कितना चेंज हो रहा है, इतना कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो ये कर लो। डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल का डायरेक्शन क्या है? ये। मोमेंटम इनिशियल का डायरेक्शन क्या है? ये मोमेंटम इनिशियल का डायरेक्शन है, इसको इसको माइनस कर देंगे, तो ये इन दोनों का वेक्टर समेशन कर दो। यही तो है ना, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल, और वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और सब्सट्रैक्शन करना है, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन तुम लोग को आता है। ठीक है, तो दोनों तरीका है। मैं पहला बताया हूँ, एक्स वाई में कर लो, अगर ये आसान है, ये तरीका आसान है एक्स वाई में करना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो है ये तरीका करें। इसको पंच करवा लो, वरना पेज जोड़ेंगे पूरे। क्या हुआ? वो तो तुमने बुक से देख करके लिख दिया, उतना मुझे पता है। चेंज इन मोमेंटम वाई में कितना होगा ये बताओ। नहीं नहीं, ये चेंज इन मोमेंटम एक्स में है कि वाई में है, बस इतना बता दो। ये जो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आया है, एक्स में आया है कि वाई में आया है? नहीं, इसीलिए तुमने बुक से देख लिया है। हाँ, वो चेंज इन मोमेंटम एक्स में है।
ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम वाई में कितना होगा? क्या हुआ है, अभी तक पेन भी नहीं चल रहा है यार तुम लोग का। पढ़ाना रहता है इतना ज़्यादा, लेकिन देखो, आ, तुम लोग अब तुम लोग खुद ही बताओ, पी इन एक्स कितना है, जल्दी से बताओ। चलो हम वी वी को हटाते हैं, ठीक है, वैल्यू को हटाते हैं, बस एम वी में सॉल्व करते हैं। ठीक। एम एम वी, देखो कॉस और साइन तो बराबर ही आ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे साइन 45। समझ में आ गया? ठीक। और y में कितना होगा? मोमेंटम इन y इज इक्वल टू एम वी कॉस 45। यहाँ यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी दो डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक x में रहेगा और एक y में रहेगा। ठीक। अच्छा, ये तुम्हारा 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, सब 45 हो जाएगा। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मोमेंटम फाइनल इन एक्स ये कितना है? माइनस एम वी कॉस 45। और मोमेंटम फाइनल इन वाई कितना है? बताओ, माइनस होगा या नहीं होगा? ठीक है, नहीं होगा। एम वी साइन 45। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक, अब तुमसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है। देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो तुम लोग क्या लिख सकते हो? मोमेंटम इनिशियल को तुम आई और जे कैप में लिख सकते हो। ठीक। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। मोमेंटम इनिशियल इन एक्स प्लस मोमेंटम इनिशियल इन वाई। मोमेंटम फाइनल को लिख सकते हो, ये आई कैप में आ जाएगा और ये जे कैप में आ जाएगा। मोमेंटम फाइनल को लिख सकते हो, मोमेंटम फाइनल इन एक्स आई कैप प्लस मोमेंटम फाइनल इन वाई जे कैप। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो ये दोनों तो वैल्यू वाइज भी सेम है, ठीक है, वैल्यू वाइज सेम है, तो ये दोनों तो अपने आप ही कट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, बचेगा एक्स का कंपोनेंट। एक्स एक्स के कंपोनेंट में माइनस एम बी कॉस 45। समझ में आ रहा है? माइनस एम बी कॉस 45 माइनस एम बी साइन 45। तो माइनस 2 MB क्या आ जाएगा? कॉस 45 या साइन 45। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अच्छा, एक और चीज़ देखो, देखो फोर्स कहाँ लग रहा था। हाँ हाँ, जो भी आंसर आया, देखो फोर्स कहाँ लग रहा था। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, बॉल आई तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है। क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है जो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा? नहीं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगा है। तो इसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, तो चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक। बॉल ऐसे जा करके दीवार से टकराएगी, तो इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस हुआ, दीवार तो इस डायरेक्शन में फोर्स मारेगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में फोर्स मारेगा, तो वाई में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, वाई वाई में जैसा है वैसा ही फाइनल वाई में है। तो वाई में कोई फोर्स लगा ही नहीं। फोर्स कहाँ लगा है? सिर्फ एस डायरेक्शन में लगा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। तुम लोग को जो नोट नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, बाकी बाकी लोग नोट डाउन कर ले, और मैं इसको हाँ, क्या कह रहे हो? अरे आज आज तो हमें नॉर्मल और वो सब भी पढ़ाना था। ठीक है, तो देख रहे हैं। ठीक, तुम्हारे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कितना तेज कैच करो। देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकालना है, चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल निकालना है। ठीक। बॉल बॉल का मास समझ लो m है, वेलोसिटी v मान लो। ठीक है, वैल्यू पे मत जाओ वरना हर चीज़ का वो करना पड़ेगा। तो एम वी, ठीक, एंगल वैंगल तुमने देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मोमेंटम इन एक्स निकाला और मोमेंटम इन इनिशियल मोमेंटम इन एक्स निकाला और इनिशियल मोमेंटम इन वाई निकाला। इसको आई भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स और इनिशियल मोमेंटम इन वाई निकाला। ठीक। बॉल के टकराने के बाद हम फाइनल मोमेंटम इन वाई निकाले और फाइनल मोमेंटम इन एक्स निकाले। तो वाई में हमने देखा कि जो मोमेंटम की वैल्यू है, इनिशियल और फाइनल सेम है। वाई में हमने क्या देखा कि मोमेंटम की वैल्यू जो इनिशियल है वही फाइनल है।
तो चेंज इन मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं वाई में। ठीक, अब एक्स में देखें, एक्स में देखा तो एम वी साइन थीटा था, पहले इस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी, फिर बाद में टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, और दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो चेंज कितना हुआ, पहले यहां से जैसे +4 से -4 पे जाओ तो चेंज कितना हुआ, पहले तुमने +4 से 0 पे गए और 0 से -4 पे गए, तो चेंज कितना हुआ, कितना हुआ चेंज, 5 होगा, 4 होगा, +4 से -4 पे जा रहे हो तो चेंज कितना हुआ, 8 का चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि इसके 2 टाइम्स का चेंज हो गया। पहले इसको ये 0 किया, इसको ये 0 किया, अब इतना ही वैल्यू इधर कर दिया। ठीक है, समझ में आया। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो एक फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये फोर्स टाइम ग्राफ है। ठीक है, तुम्हें इम्पल्स बताना है और एवरेज फोर्स बताना है। ठीक, और मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक, फोर्स टाइम ग्राफ है, हाँ, तुम्हें इम्पल्स बताना और एवरेज फोर्स बताना है। इम्पल्स क्या होता है जल्दी से बताओ। सिर्फ डीपी होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। और फोर्स टाइम ग्राफ में इम्पल्स क्या होता है, हाँ। ठीक है, तो तुम्हें पहला बताना है इम्पल्स बताना और दूसरा बताना है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, ठीक है, तो हम वैल्यू डाल दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये फोर्स टाइम ग्राफ है, तुम्हें इम्पल्स बताना है और क्या बताना है, एरिया बताना है। 1 है, इसकी वैल्यू तुम 2.5 है, और इसकी वैल्यू है 18,000। 18,000, ठीक, आई थिंक इतना इतना सफिशियंट है, इससे कर लोगे तुम। फोर्स टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये सेकंड में, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, और फोर्स तुम्हारा है न्यूटन में दे रखा है। 18,000, 18,000। और एवरेज फोर्स कितना होगा, 13500 होना चाहिए, देखो। 1800 नहीं लिखा, 18,000 है वो। ठीक है, हाँ चलो ठीक, अब एवरेज फोर्स बताओ, एवरेज फोर्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स टाइम ग्राफ अगर दिया हो तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, या एरिया ऑफ द जो भी है फोर्स टाइम ग्राफ, वो इम्पल्स हो जाएगा। ठीक, और दूसरा है तुम्हें एवरेज फोर्स निकालना है। 13,500 तुम्हारा इम्पल्स है, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही बस हमें निकालना है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो। यहाँ पे 1 से 2.5 है, तो ये 2.5 नहीं लिखना है, 2.5 -1। ठीक है, हाँ, और एवरेज फोर्स क्या होगा, 12,000 नहीं है, क्या किया एवरेज फोर्स में, ये क्या हो, नहीं 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 नहीं, इम्पल्स को डिवाइड करो ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तब फोर्स आएगा ना। ठीक है, जैसे इम्पल्स क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स तुमने निकाल लिया, एवरेज फोर्स निकालना है तो इम्पल्स डिवाइडेड बाई जो भी टाइम है। हाँ, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है। हाँ,
हाँ, इसके अंदर का एरिया तुम्हें इम्पल्स ही दे रहा है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? वहाँ पे 1.5 लिखना है, बाकी अपना वैल्यू हो जाएगा। हाँ, तुम लोग का इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स तुम्हारा ये एरिया आया, ठीक, इसको टाइम से डिवाइड करोगे तब तुम्हारा फोर्स आएगा। देखो तुम लोग क्या कर रहे हो ना, जो फोर्स है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है ना, तो एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे? जैसे समझ लो ये पहले सेकंड पे 0 फोर्स था, ठीक, मान लो ये 1.5 है, 1.5 पे मान लो फोर्स था तुम्हारा 6000, ठीक, तो तुम ये जो है फोर्स वैरी कर रहा है, हर एक टाइम पे फोर्स की वैल्यू बदल जा रही है, तो तुम्हें एवरेज फोर्स निकालना है। तो टोटल इम्पल्स जो भी आया उसको तुम्हें टाइम से डिवाइड करोगे तब तुम्हारा एवरेज फोर्स आएगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ बदलती जा रही है ना, बदल क्या, इम्पल्स निकालने के लिए फोर्स इनटू टाइम करना है, हाँ। यानी कि यानी कि कितना एवरेज फोर्स हो जो इतना ही इम्पल्स दे दे। यहाँ पे जो फोर्स है वो बदल रही है, हर एक सेकंड पे बदल जा रही है। हाँ, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तुम लोग को दिक्कत क्या है? इम्पल्स तुमने निकाला, इम्पल्स ही नहीं निकला। इम्पल्स पहली बात तो क्या होता है, फोर्स टाइम, हाँ, एवरेज फोर्स 9000 है, ठीक। इम्पल्स जो है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो एफ टी ग्राफ में फोर्स नहीं दिया है, हर हर एक सेकंड पे फोर्स दिया है, फोर्स नहीं दिया है, ये फोर्स वैरी कर रहा है। देखो पहले सेकंड पे फोर्स 0 है, थोड़ा सा बड़ा जैसे 1.5 पे फोर्स 6000 है, ठीक। अब लेट अस से इसको मान लो 2 सेकंड, मान लो 2 सेकंड, तो दूसरे सेकंड पे फोर्स 18,000 है, फिर फोर्स धीमे धीमे कम होने लगा, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं तो कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन लगा दिए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को कैसे रोक रहे हैं, पहले धीमे धीमे रोक रहे हैं, फिर हमने फोर्स और लगाया। जैसे समझ लो ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत तेज दौड़ते हुए, ठीक है, पहले एक आदमी रोका, फिर हर एक सेकंड दूसरा आदमी उस पर एडिशन फोर्स लगाते जा रहा है, तो फोर्स वेरी हो गया ना, एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। फिर क्या हुआ कि हर एक सेकंड 10 आदमी ने फोर्स लगाया, फिर एक एक आदमी छोड़ता चला जा रहा है, ठीक। तो फोर्स वेरी कर रहा है। फोर्स पहले 0 से 18,000 पहुंचा, फिर 18,000 से 0 पहुंचा। तो पूछ रहा है इतना ही इम्पल्स जनरेट करने के लिए इतने ही टाइम में कितना एवरेज फोर्स होना चाहिए। यानी वो सब मिलकर के कितना एवरेज फोर्स लगाए हैं, वो 9000 का एवरेज फोर्स लगाए हैं, ये 9000 का एवरेज फोर्स आया। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। देखो फोर्स टाइम ग्राफ में जो इम्पल्स क्या होता है, हाँ, फोर्स टाइम ग्राफ में इम्पल्स होता है एरिया अंडर द कर्व। इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। यहां से तुम्हारा इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इम्पल्स। इम्पल्स तुम्हारा आ गया। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम, ठीक, टाइम। देखो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, हर हर टाइम के साथ बदलता चला जा रहा है। तो कह रहा है इतना ही इम्पल्स, यानी इतना ही इम्पल्स जो इसका एरिया है, सेम एरिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या एवरेज फोर्स लगानी होगी 1.5 सेकंड के लिए, तो ये तुम्हारा 9000 आया है, ठीक है। सेम इम्पल्स प्रोड्यूस करने की, जैसे समझ लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई ऑब्जेक्ट आ रही है बहुत तेजी से, उसको हर एक आदमी फोर्स लगा रहा है। जैसे पहला आदमी आया, उसको रोका, नहीं रुका, तो हर एक सेकंड दूसरा आदमी जुड़ते चला जा रहा है, तो देखा गया कि फोर्स बढ़ता चला जाएगा ना। जैसे पहले आदमी, समझ लो हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, तो हमने 50 लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं रुका, तो दूसरे सेकंड एक दूसरा आदमी आया, तो अब दूसरे सेकंड के लिए कितना फोर्स हो गया, 100 न्यूटन का। तीसरे सेकंड के लिए कितना फोर्स हो गया, 150 न्यूटन। तीनों आदमी 50-50 न्यूटन लगाए। चौथे सेकंड के लिए कितना फोर्स हो गया, 200 न्यूटन। पांचवें सेकंड के लिए 250 न्यूटन। कह रहा है कि हमें क्या करना है, ये आदमी वाला खेल हमें नहीं समझ में आ रहा है, हर एक सेकंड एक एक आदमी बढ़ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक मोटा आदमी ले आएंगे, वो एक ही आदमी फोर्स लगाए, तो बताओ
उतने ही 5 सेकंड में समझ लो उसको रोकने के लिए, वो मोटा आदमी भी 5 सेकंड में ही रोकेगा। ठीक है, तो कितने वजनी मोटा आदमी हम लाए। ठीक है, जो फोर्स वैरी कर रहा था, यहाँ पे देखो फोर्स वैरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो ये जो वेरिएबल फोर्स है, कह रहा है इसको हटाओ, एक एवरेज फोर्स क्या होनी चाहिए। तो देखो ये तुम्हारा 9000 का एवरेज फोर्स आ गया, ये 9000। समझ में आया। अब तुम देखो कि इसका एरिया इसी के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, 9000 इंटू 1.5 करो, देखो इम्पल्स कितना आ रहा है, वही आएगा। यानी कि तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है हमें बस एक ही फोर्स चाहिए, वेरिएबल फोर्स नहीं चाहिए। ये वेरिएबल फोर्स हो गया ना, टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा है फोर्स। ठीक है, फोर्स जो है वो टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा। ठीक, पहली बात तो ये समझना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर इम्पल्स तुम्हारा निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इम्पल्स क्या होगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक, ये इम्पल्स होता है। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आया तो तुम्हारा नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो इम्पल्स तुमने निकाल लिया, इम्पल्स निकाल लिया। हाँ, नहीं, अच्छा बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक, ठीक है, ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, जो नीला वाला है वो ट्रायंगल दिख रहा है। देखो फिर से देखो, इसको मोटे पेन से कर दे रहा है, ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, ठीक, अब इसका जो एरिया होगा वही इम्पल्स होगा, इसका जो एरिया होगा वही इम्पल्स होगा ना। कुछ चीज़ें फिजिक्स में भी रटनी होंगी, जैसे कि एरिया क्या होगा फोर्स टाइम ग्राफ का, इतना तो कम से कम रटना होगा। अब नीट लियो तो बायोलॉजी में इतना चीज़ रटोगे, फिजिक्स में कुछ नहीं रटोगे क्या। ठीक, इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। तो एरिया कितना आ रहा है बस बता दो तुम। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, तो हाफ बेस कितना हो गया, ये 1 से 2.5 बेस कितना हो गया, 1 से 2.5 डेढ़ का बेस हो गया ना। 1 से 2.5 है, 1 से 2.5 डेढ़। ठीक है, इंटू हाइट कितना है, ये हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 13,500। ठीक है, तो बोला गया कि यही 13,500 का इम्पल्स, यानी यही 13,500 का चेंज इन मोमेंटम हमें प्रोड्यूस करना है, लेकिन फोर्स एक ही होनी चाहिए, एवरेज फोर्स। जैसे यहाँ पे वेरिएबल फोर्स था, फोर्स बदलता जा रहा था, वहां से कहा 1.5 सेकंड के लिए हम एक ही फोर्स डालेंगे, बताओ कौन सा फोर्स होगा वो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, फोर्स एक ही होनी चाहिए और 1.5 सेकंड के लिए डाल रहे हैं, तो बस डिवाइडेड बाई, इसको डेढ़ डेढ़ से डिवाइड किया, एफ की वैल्यू आ गई 9000। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। हाँ, ठीक है, और कुछ, जैसे समझ लो दो बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो करते हैं, एज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी वन इसको बोल दो, इसको टू बोल दो। तो टू के कहाँ पे फोर्स लगाता है, वन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है कि रिपल्सिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यानी कि ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने दीवार को मारा तो दीवार तुमको मारेगी, ये सब तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सेम चीज है, अगर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। ठीक, और दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट फोर्स इज नॉट इक्वल। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली अगर कोई दीवार पे, ठीक है, लेट अस से कि दीवार का एग्जांपल नहीं लेंगे, एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो इसका वेट होगा लेट अस से मान लो 5 किलो का है, तो अर्थ इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रही है।
ठीक है, ठीक है। तो जो ग्राउंड है इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएगी। ठीक है, ग्राउंड इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? ठीक, ठीक है। अब देखो, और इससे तुम क्या क्या कह सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या क्या कह सकते हो कि जो एक्शन रिएक्शन है वो एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। जैसे ये इसके इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, अ, हाँ, अब ये तो तुम्हें इसमें तो नहीं कह पाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन पहले फोर्स लगाया ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अगर लेटर से मैंने दीवार को मारा तो मैंने ही पहले फोर्स लगाया, दीवार तो मुझे आके मारेगी नहीं। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना साइमल्टेनियस काम होगा कि तुम कह नहीं पाओगे। ठीक है, कि अर्थ तुमने अर्थ को खींच रहे हो कि अर्थ तुम्हें खींच रही है, ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और कौन पहले फोर्स लगा रहा है ये बताना तो और ज्यादा मुश्किल है कि। ठीक, हाँ, 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 वो पूछो। हाँ, ग्रेविटी हमको नीचे धक्का दे रहा है और ऊपर भी दे रहा है, ऊपर कौन धक्का दे रहा है? हाँ, वही तो, हाँ चलो ठीक है, बता रहे हैं। देखो, ये अर्थ है, ये आदमी है। ठीक, आदमी, अर्थ आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है और आदमी आदमी जो है ये अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, दोनों का फोर्स बराबर है। समझ लो, ये अगर 100 न्यूटन से खींच रहा है, 1000 न्यूटन मान लेते हैं, 100 किलो का आदमी है। ठीक, तो ये भी 1000 न्यूटन से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर समझ लो निकालना है तो दोनों पे फोर्स बराबर हो गया, तो समझ लो देखा जाए कि तुम अर्थ को कितना खींच पाते हो, तो क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे। ठीक, तो तुमने 1000 न्यूटन का फोर्स अर्थ पे लगाया और मास ऑफ द अर्थ कर देते हैं और एक्सीलरेशन कर देते हैं, और यही चीज़ तुम्हारे ऊपर भी कर देते हैं। 1000 न्यूटन का अर्थ ने तुम्हारे ऊपर लगाया, मास ऑफ द मैन तुम्हारा, हाँ, इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो यहाँ से तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें 1000 को मास ऑफ द अर्थ से डिवाइड करना पड़ेगा। मास ऑफ द अर्थ जानते हो क्या कितना होता है? हाँ, हाँ, तो यानी कि तुम भी अर्थ को खींच रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन दिख नहीं रहा है किसी को। ठीक, अगर तुम बोलोगे कि मैं मतलब वो करोगे कि मैं अर्थ को खींच सकता हूँ, खींच रहा हूँ, तो तुम सही हो। ठीक है, लेकिन लेकिन उनके सामने बोलना जो फिजिक्स पढ़ा हुआ हो, लेकिन जो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहेगा वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा और उल्टा मार पीट देगा तुमको और। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ हमें लग रहा है 10 की पावर 24 होता है, कुछ समथिंग इंटू 10 टू पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो 10 की पावर -21 होगी। 10 की पावर -21 बहुत हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, देखिए पता भी नहीं लगेगा। ठीक, तो तुम्हारा क्वेश्चन यही था कि और कुछ था? ठीक है, अब ऊपर कौन खींच रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक, अब समझ लो, जैसे जैसे यूनिवर्स की फिजिक्स पढ़ना बहुत टफ है। ठीक, वो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोई उतना समझ पाएगा। अब अर्थ है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, कैसे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सबको मैनेज किया हुआ है। ठीक है, वो समझ पाना, वो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक, समझ रहे हो ना कि इतना इतना बड़ा यूनिवर्स है, सब एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन फिर भी कभी टक्कर कुछ हो ही नहीं रही है। कुछ मतलब अर्थ भी तो कुछ गिरे, कुछ आ करके गिरे, विध्वंस हो तो मजा आए। ठीक, हम लोग को पता लगे कि क्या, इतने साल हो गए अभी तक। हाँ, एस्ट्रॉयड तो गिरता नहीं है कभी, इतने सारे हैं ब्रह्मांड में, मतलब अगर पढ़ने जाओ तो कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ो तो इतना, एस्ट्रोलॉजी नहीं यार, एस्ट्रोनॉमी ना। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो वो हो जाता है। हम्म,
तो मीटरॉइड्स जो भी होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो जल के ख़त्म हो जाते हैं। हाँ कुछ कुछ आए हैं। ठीक है, एक बार आया था तो डायनासोर ख़त्म हो गए थे। ठीक है, वहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ पे, तुम्हें अगर मैप दिखा होगा तो वहां पे देखना, जैसे यूएस है, अमेरिका ऐसे है। ठीक। और कुछ इसके नीचे मैक्सिको है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक क्रेटर टाइप का ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आकर के गिरा था। 1 किलोमीटर नहीं यार, 1 किलोमीटर क्या होता है? 1.1 किलोमीटर भी क्या होता है? वन वन किलोमीटर क्या होता है? वो गिरता है तो फिर 500 500 किलोमीटर का रेडियस पे गिरता है। मैं उसी का बता रहा हूँ। हाँ, 1 किलोमीटर को तो जल कैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो 500 500 किलोमीटर का रेडियस होगा। ठीक है। हाँ, अगर अगर मैप होता तो मैं दिखाता। हम्म। अच्छा, जुपिटर में चला गया। हाँ। हाँ तो होता होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे मतलब प्लैनेट्स हैं। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बस हम लोग तो बस एक छोटा सा चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्स देखोगे तो पता नहीं कितने ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में हैं और सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं हो रहा है। और यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, ऑल्सो एक्सपेंड भी होते जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये सब बहुत। हम्म। ठीक है, हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है अपने जेई लेवल तक। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं पूरे फिजिक्स में, इसमें न्यूटन्स लॉ में, इसी इसी लॉ को। हाँ, थर्ड और सेकंड दोनों। ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, न्यूटन थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इन अ पेयर, हमेशा एक पेयर में आएंगे एक्शन रिएक्शन। ठीक। देयर इज अ नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। नहीं नहीं, दोनों दोनों को कंबाइंड एक पेयर बोलेंगे। ठीक है, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, जैसे ही एक्शन होगा तुरंत ही रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक। एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन टू बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे उसमें बताया था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो अलग अलग बॉडी में एक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हाँ, अभी अभी बता रहा है, अभी बता रहा है। ठीक है। ठीक है, ये हमारा अभी तक का थ्योरी हो गया। ठीक। अब हम लोग आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब कुछ। फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना होता है? ठीक। जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, सबको हमें सिर्फ दर्शाना होता है, जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि समझ लो एक आदमी है, हवा में ऐसे लटका हुआ है, हवा में है बस। ठीक। और ये नीचे अर्थ है, तो इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट करेंगे? एक ग्रेविटी, लटका नहीं है, हवा में है बस। ठीक है, तो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक। समझ लो ये आदमी खड़ा हो गया जमीन पे, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? ग्रेविटी और, हाँ, ये ग्रेविटी को एफ ऐसे बना देते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, और कौन सा फोर्स? बस खड़ा है, बस खड़ा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, बस खड़ा है। और कौन सा फोर्स? एक फोर्स और एक्ट करेगा जो हमने बात किया था, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक। एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, और नॉर्मल रिएक्शन कौन इसके ऊपर लगाएगा? अर्थ मतलब सतह, ये जो सतह है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नॉर्मल रिएक्शन और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं। ठीक है, ये देखो, ये सतह पे फोर्स लगाएगा,
ठीक, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा तो ये अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब यही फोर्स सतह पे लगा रहा है, तो सतह इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। ठीक है, तो एफ जी और एन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, ये जो एफ जी लगा रहा है ये अर्थ के सेंटर पे एफ जी उसका रिएक्शन दे रही है, अर्थ के सेंटर से रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल आ रहा है वो इस सरफेस की वजह से आ रहा है। हाँ, एफ जी का पेयर फोर्स यही आदमी का वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और जो नॉर्मल आ रहा है वो जमीन से आ रहा है। ये इसके इसके ये जो लगा रहा है ये, ठीक है, इस सरफेस पे जो लगाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, और भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। रेजोनेंस की सीट है क्या किसी के पास? हाँ, देना। हाँ, ठीक। देखो यहाँ पे देखो, समझ लो इस तरीके से दो बॉल रखा हुआ है। ठीक है, इस पे कितना कितना फोर्सेस लग रहे हैं? पहले पहले बॉल ए और बॉल बी की बात करेंगे। बॉल ए को ऐसे बना दो, अलग से बना दो, और बॉल बी को ऐसे अलग से बना दो। ठीक है, थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, हाँ। ठीक है, अब बॉल ए पे क्या लग रहा है बताओ, एक एक। नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इसकी वजह से लगेगा। ठीक है, यहाँ के सरफेस के कांटेक्ट में, तो नॉर्मल वन लिख देते हैं इसका नाम, और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लिख देते हैं। हाँ, और हाँ, हाँ, इस वॉल की वजह से एक नॉर्मल लग जाएगा। ठीक, इसको इसको लिख देते हैं एन टू लिख देते हैं, और इन दोनों का कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट की वजह से एन थ्री इस पे लिख देते हैं, और सेम यही फोर्स इस पे लगेगा। नहीं, हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल है। एन टू मतलब एन टू ये दीवार इसको दे रहा है। हाँ, सब एन नॉर्मल है, वन टू का मतलब है इसकी कोई वैल्यू अलग आएगी, इसकी कोई वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो अब ये दीवार पे भी एन टू लगाएगा, ये जो दीवार है ना, दीवार का भी हम लोग बनाएंगे, तो ये दीवार पे भी एन टू इधर लगाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इसका इसमें चार फोर्सेस लग रहा है, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक ग्रेविटी की वजह से। इसके ऊपर एन थ्री, इन दोनों का, ये और ये बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एक फोर्स इधर लगेगा, एफ जी लगेगा, और एक फोर्स इधर लगेगा, एन एन फोर मान लो। वो सरफेस से टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उस सरफेस से भी टच कर रहा होता तो ऊपर लगता। हाँ, हाँ, जितना सरफेस से टच करेगा वो नॉर्मल तुम्हें लगाते जाना है। ठीक, कितना समझ में आया? ठीक है, अब एक दो जरा तुम लोग करो। समझ लो दो ब्लॉक है, एम वन और एम टू। ठीक है, और लेट अस से कि यहाँ से कोई फोर्स एफ लग रहा है इसके ऊपर। ठीक, तो तुम्हें बताना है, एफ बी डी बनाना है, पहले तो एम वन का बताओ, और इधर एम टू का बताओ। कोई फोर्स इधर से पुश कर रहा है, एम वन को पुश कर रहा है, तो एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एफ बी डी इसका भी कभी इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, तो बताओ एम वन पे क्या क्या फोर्स। चलो ठीक है, चार बताओ। हाँ, ठीक है, चलो बताओ एम वन पे एक एफ लग जाएगा, और अरे, हाँ, एक नॉर्मल लगेगा, एक एम वन जी लग जाएगा, और इन दोनों का कांटेक्ट है तो इसलिए एन टू कर दो, तो इस पे भी एक एन टू लग जाएगा। ठीक, एम टू, एम टू जी। ठीक, और नॉर्मल। हाँ, कहाँ इधर? इधर इधर कहाँ कुछ है क्या? कुछ नहीं है। क्या है, फोर्स लगाए ना ये? नहीं, उस पे नहीं लगेगा, उस पे इसका कुछ वो नहीं रहेगा। हाँ, क्या क्या?
एफ इस पे क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि एफ इसको पुश कर रहा है ना, N2 जो है वो इसको पुश कर रहा है। एफ तो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक जो N2 लगाएगा वो M2 को पुश कर रहा है। ठीक है, ठीक। इसमें बताओ, ये थीटा मान लो, ये स्मूथ सरफेस है सब, ठीक है। ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, यानी कि बस बताओ कि कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे। हाँ, हाँ, पहले M1 की बात करें। हाँ, M1G कर दे रहे हैं, और हाँ N2, हाँ, और इन दोनों का कांटेक्ट है, तो ये N3 कर दे रहे हैं, और इस पे भी ये N3 कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस पे भी एक M2G लगेगा। किसके? M2G। नहीं नहीं नहीं, उस हमें वो तो रिजोल्यूशन है ना, लेकिन एक M2G लगेगा, उसको रिजोल्यूट तुम करते हो जी जी कॉस थीटा और जी sin। M2G तो हर एक बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक बॉडी पे लगेगा ना। जो M2G है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो अर्थ लगा रही है, वो तो हर एक बॉडी पे लगाएगी, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे कांटेक्ट में नहीं हो। ग्रा- हवा में क्यों नहीं लगेगा? चाहे कांटेक्ट में हो चाहे कांटेक्ट में नहीं हो। हाँ, हवा में भी लगेगा। ठीक है। हाँ, ये नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है। फ्रिक्शन अभी छोड़ दे रहे हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल फ्रिक्शन को छोड़ दो। समझ लो ऐसे ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा था? एक समझ लो एम एम मास का ब्लॉक था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, और नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा था। ठीक है। और अगर ये स्टेशनरी है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में कर सकते हैं, जैसे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं ना। हाँ, ये पढ़े होगे ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो n ऊपर की तरफ लग रहा है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो n माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही करेंगे। ठीक। अब सिंस ब्लॉक स्टेशनरी है, तो a बराबर जीरो, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, तो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो एम जी के बराबर होगा ना। समझ लो एम जी 100 न्यूटन लग रहा है, तो नॉर्मल भी 100 न्यूटन ही लगना है, तभी तो ये रुका रहेगा। 101 लग जाएगा तब तो ऊपर चला जाएगा, या नॉर्मल 90 लग जाएगा तब तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि 100 ज्यादा है ना। भाई अगर कोई चीज रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी तो रुका है। ठीक। अगर फोर्स थोड़ा वेरी कर जाएगा, तुम ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दो, देखो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, जैसे जैसे समझ लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अब इसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाऊं तो कुछ नहीं होगा। ठीक। अब इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं, तो हो सकता है कि नीचे से टूट जाए। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा लग गया, अगर सस्टेन नहीं कर पाया, कहीं से बैलेंस नहीं कर पाया, तो हो सकता है नीचे से टूट जाए। तो कब तक सस्टेन करेगा? जब तक कि कहीं से बैलेंस हो पाए। ठीक है। हाँ, ने एन माइनस एम जी करेंगे ना। क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो ये बताओ। तुम मतलब क्या कहना, क्यों नहीं एम जी माइनस एन करें? कहीं भी मान लो एम जी माइनस एन कर दो। ठीक है, तो तुम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो एम जी माइनस एन हो जाएगा। मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो नॉर्मल माइनस एम जी। समझ में आ गया? ठीक। नेट फोर्स, हाँ, ये जेड नहीं है, ये सबमेशन वाला साइन है, सबमेशन वाला साइन है।
हाँ अभी करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है। मान लो 10 किलो का बॉक्स है, 10 किलो का, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, ठीक है। तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते ही हो, 10 है, ठीक। तो तुम्हें बताना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स, बना लोगे फ्री बॉडी डायग्राम? हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स, एक टेबल पे रखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स यानी नॉर्मल रिएक्शन, बाय द टेबल ऑन द बॉक्स 100 न्यूटन, ठीक। वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल 100 न्यूटन। Does the force exerted by table on the box and weight of the box form third law of action reaction pair? Does the क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो, does the force exerted by the table on the block, by the table on the block ये, and the weight of the box, हाँ by the table, अच्छा, by the table on the block ये, and weight of the block mg, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये जो mg है वो अर्थ के सेंटर पे अपना रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है और ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, कांटेक्ट में है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। समझ में आ रहा है क्या है? फ्रिक्शनलेस टेबल और ये कांटेक्ट में है। फोर्स लग रहा है यहां से 35 न्यूटन का, ठीक है। तो तुम्हें इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट होगा वो बताना है। समझ में आ गया? पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझ लो। तो 2 किलो पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ये 35 न्यूटन इधर से लग रहा है, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, हाँ, ठीक। 10 नीचे 10 ऊपर, mg नीचे, हाँ, n, हाँ, n ऊपर लगेगा और 20 नीचे लगेगा। समझ में आ गया? तो n की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी, इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक। चलो अभी ऐसे रहने दो, अभी मैं बता रहा हूँ। और ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, ठीक, हाँ, 50 नीचे, ठीक। इसको n1 मान लो और इसको n2 मान लो, ठीक है, ठीक। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n3 और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n3। तुम्हें n3 की वैल्यू निकालनी है, n3 की वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, 35 न्यूटन का फोर्स तुम लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक। इतना तुम्हें समझ में आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, अरे आंसर पे नहीं जा रहा है अभी, इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा देखो, वर्टिकल में पहले बात करो। वर्टिकल में क्या बॉडी वर्टिकल में मूव कर रही है? वर्टिकल में, वर्टिकल में मूव नहीं कर रही है। तो वर्टिकल में जो भी नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वही नेट अपवर्ड फोर्स होगा। तो इसके ऊपर 20 नीचे की तरफ लग रहा है, तो 20 इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि वर्टिकल में बॉडी का मूवमेंट है ही नहीं। ये तुम्हें n1 निकालना आ गया। आप देखो 50 इसके ऊपर नीचे लग रहा है, तो इसके ऊपर भी 50 ऊपर लगेगा, क्योंकि वर्टिकल में बॉडी का मूवमेंट नहीं है। समझ में आ गया? ठीक। अब यानी कि बस हमें n3 निकालना है। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो n3 कैसे निकलेगा। एफ नेट, जो भी इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टोटल मास कितना है? 7 किलो का। तो m1 प्लस m2, क्या m1 और m2 का एक्सेलरेशन सेम होगा? ये बताओ, क्या एक साथ दोनों चलेंगे? हाँ, तो ए लिख देते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही है, ठीक। 35 = 7 × a, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इतना समझ में आया? अब देखो, अब 5 से ये भी चल रहा है, 5 से ये भी चल रहा है और 5 से ये भी चल रहा है। समझ में आ गया? 5 से ये भी चल रहा है, 5 से ये भी चल रहा है, ठीक।
अब इसके ऊपर कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसके ऊपर कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नॉर्मल। क्या नॉर्मल रिएक्शन ही ये 5 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया? तो n3 की वैल्यू क्या आ गई? 25 न्यूटन। ठीक है। अब इसकी बात करो, ये n3 की वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर होगी, लेकिन लेट अस से कि कोई वहां से इक्वेशन सॉल्व कर दिया, कोई इस बॉडी पे लगाता, तो इस बॉडी पे लगाता, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 5 का। और इस पे नेट नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना है? 35 माइनस n3। नेट हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है? 35 इधर लग रहा है और n3 इधर लग रहा है। 35 माइनस n3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। n3 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 35 माइनस 10 इज इक्वल टू n3। तो n3 की वैल्यू क्या आ गई? 25। समझ में आ गया? चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा ही 3 ब्लॉक का सिस्टम है। ठीक। ये 1 किलो का है, ये 1.5 किलो का है, और ये 3 किलो का है। कह रहा है इन तीनों को हम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेटर से पुश कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्सिलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा है? सब में फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्सिलरेशन जो है पूरे सिस्टम का एक्सिलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नहीं, कैसे 22 आ रहा है? 3 1 4 1 5। अच्छा अच्छा, ये 2 किलो का है यार। सॉरी, ये 3 किलो का नहीं है। 22 सही है। ठीक है, जो तुम निकाले हो 22 सही है। ठीक। तो ये लेकिन 2 किलो का, बुक में 2 किलो का दिया हुआ है। ठीक है। जो तुम निकाले हो 22 वो भी सही है। 18 आ जाएगा। ठीक है। 18 आ जाएगा तब। हाँ, ये 2 किलो का दिया हुआ है। कर लिए सब लोग? 2 किलो कर लिए हो ना? ठीक। ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, हर ब्लॉक का पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, पहला चीज। और सब में सबका दोनों के नॉर्मल निकालो, मतलब कांटेक्ट फोर्स निकालो, सबका इंडिविजुअल का कांटेक्ट फोर्स। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नहीं नहीं नहीं। क्या? कौन? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या निकाले हो तुम? नहीं, कैसे कैसे देखें? हाँ, 18 तक तो तुम्हारा सही है, उसके बाद ये फोर्स तो 18 हो जाएगा। ये फोर्स। हाँ। 18 इंटू 1.5 क्यों करोगे? 4 इंटू 1.5 करोगे ना, एक्सेलरेशन तो 4 प्रोड्यूस हो रहा है। हम्म। क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे बहुत तेज कर लेंगे सर। हाँ, तो वही तो सीखना है, ये बच्चों वाला थोड़ी ना देगा आगे। ये तो क्लास 9 तक का था कि चलो फोर्स निकालो। हाँ।
तीसरे वाले का तुम्हारा सही है। तुम सोचो तुम क्या गलती कर रहे हो। बस तीसरे वाले का तुम्हारा सही है, तुमने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया इसलिए दिक्कत हो रही है तुम्हें। हाँ ये तुम्हारा सही है। हाँ सही है। अब N4 निकालो कितना होगा। हम्म। हम्म, हाँ लिखो, यहाँ पे लिखो। ठीक है। अब अब N3 निकालो कितना होगा। हाँ। हाँ। हाँ तो तुम क्या गलती करो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकालो ना, फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग बनाए नहीं हो। N3 6 है। ठीक। इक्वेशन तुमने सही लिखा है क्या। इस पे N3 आगे लग रहा है, N4 पीछे भी तो लगेगा। हाँ तो पीछे कहाँ लगाया कहाँ है। अरे क्या ये इक्वेशन बनेगी ना तुम्हारी, N3 - N4। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तुरंत आंसर आएगा। 1.5 इंटू 4 2 6। हाँ। हाँ ठीक है। अब N1 निकालो। नहीं। हाँ। अच्छा दो ही निकालना था ना। ठीक है। 8 हो गया। और ठीक। क्या हुआ तुम्हें समझ में आया। ठीक। देखो तुम क्या 6 आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग क्या बता रहे हो। देखो पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो सब लोग सही से। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। 1, ये 1.5 और ये 2। समझ में आ गया। फोर्स तो सबने निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी। 18 आई थी। ठीक है। इसके इधर 18 लगेगा। ऊपर का हम नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल हम नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल तो तुम लोग समझ रहे हो। ठीक। इसको N1 इधर कर दिए, इसको N1 इधर कर दिए, इसको N2 इधर कर दिए, इसको N2 इधर कर दिए। ठीक। ठीक है। N2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से। 2 × 4 बराबर 8, क्योंकि इस पे N2 ही लग रहा है। इस पे क्या लग रहा है। N1 - N2 लग रहा है ना। N1 - N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। N2 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक। तो N1 -8 इज इक्वल टू 6। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है। तुम लोग क्या निकाल रहे थे, तुम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे। रिजल्टेंट फोर्स मैंने पूछा था, रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हो ना। तुमने इन दोनों को रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे तुम लोग। जैसे N1 की वैल्यू कितनी है, 14 आ गई। ये देखो ये 14 आ गया, ये 8 आ गया। तुमने रिजल्टेंट फोर्स बता दिया सर 6 न्यूटन। दोनों को माइनस करके 6 न्यूटन बता दिया, लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था। ठीक है। तो ये 8 न्यूटन, ये 14 और ये समझ समझ में आ रहा है। समझ में आ गया। ठीक है। तो जेई वाले एक्सरसाइज 1 का पार्ट A कर लेंगे। ठीक है। जेई वाले एक्सरसाइज 1 का पार्ट A कर लेंगे। और नीट वाले बिगनर बॉक्स का, बिगनर बॉक्स 2 में बस 3 ही सवाल है, बिगनर बॉक्स 2 में। ठीक है। उसको कर लेना। जेई वाले एक्सरसाइज 1 का पार्ट A कर लेंगे, पार्ट B भी कर सकते हो। देखना देखना कितना हो सकता है, पार्ट A पार्ट B कर सकते हो। ठीक। लो। ये किसका है, ये तो मेरा। एक्सरसाइज 1 का पार्ट, नहीं सेक्शन है हाँ। सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है। सेक्शन A तो मिनिमम कर लेना, अगर टाइम मिले तो सेक्शन B भी कर लेना, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेक्शन A। ठीक। ठीक है।